हम जेनेटिक मटेरियल जैसा डीएनए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। डीएनए के बाद आज हमें देखना है आरएनए, जो अनदर जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पॉइंट की, जो पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टेड और आसान है। हमने जेनेटिक मटेरियल डिस्कस किया है। इसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम सबसे फर्स्ट डीएनए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें देखना है आरएनए। अब आरएनए के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो आरएनए एक्चुअली क्या है, तो इसी आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब एक्चुअली आरएनए कहाँ मिलता है स्टूडेंट? आरएनए हमें मिलता है डिफरेंट लोकेशन के अंदर। अब इस सेल के अंदर डिफरेंट लोकेशन होते हैं और वहां पर आरएनए मिलता है। सबसे फर्स्ट आरएनए देखो हमें मिलने वाला है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद आरएनए मिलता है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। साइटोप्लाज्म के बाद सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी आरएनए मिलता है। तो ये कुछ आरएनए हमें कहां पर मिलता है इसके बारे में पता चला। उसके बाद देखो आरएनए जो बना है स्टूडेंट, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बना है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड। उसके बाद आरएनए के बारे में और हम कह सकते हैं, आरएनए वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसी तरह से आरएनए के बारे में हम बता सकते हैं। अभी आरएनए का कुछ कंपोजिशन हमें देखना बहुत जरूरी है। अभी कंपोजिशन क्या है आरएनए का? आरएनए का कंपोजिशन सेम एज लाइक टू द डीएनए है। जो डीएनए का कंपोजिशन है वो आरएनए का कंपोजिशन है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना है। देखें कंपोजिशन क्या है आरएनए का। कंपोजिशन जो है, उसी कंपोजिशन को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है आरएनए के अंदर पेंटोस शुगर रिंग है, उसके बाद नाइट्रोजन बेस है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप है। इस तरह से ये कंपोजिशन हमें आरएनए के अंदर दिखता है। अब इसी कंपोजिशन को लेके क्लियर करते हैं, क्या कुछ डिफरेंस होता है क्या इसी के अंदर? तो पेंटोस शुगर जो है स्टूडेंट, तो उसी के अंदर थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखाई देता है डीएनए और आरएनए के बारे में। फर्स्ट जो कंपोजिशन है वो पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के अंदर ऑक्सीजन है, इस तरह से। ऑक्सीजन के बाद हमें हाइड्रोजन ग्रुप दिखाई देता है। फिर से हम इसे ड्रॉ करेंगे। पेंटोस शुगर के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ इस तरह से, देखो। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेकर ये बन गई पेंटोस शुगर रिंग। इसे कंटिन्यू किया, पेंटोस शुगर रिंग कंटिन्यू करने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये आरएनए की पेंटोस शुगर रिंग है। इसी आरएनए के पेंटोस शुगर रिंग के अंदर हमें यहाँ पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सी शुगर रिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें नाइट्रोजन बेस दिखाई देते हैं। अभी नाइट्रोजन बेस जो है वहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस कौन से स्टूडेंट? तो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो कुछ इस तरह से, देखो। नाइट्रोजन बेस के अंदर सबसे फर्स्ट प्यूरिन, प्यूरिन्स के अंदर हमें एडेनाइन दिखेगा, एडेनाइन के बाद दिखेगा गुआनाइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो मिलेगा वो है पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स। अब पिरिमिडिन्स के अंदर हमें साइटोसिन दिखेगा, साइटोसिन के बाद यूरेसिल दिखेगा। अब यहाँ पर एक बात हमारे पता चलिए, एक बात अभी यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई है, थाइमिन को रिप्लेस कर कर यहाँ पर यूरेसिल बन गया। तो डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। उसके बाद अनादिक जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने ऑलरेडी देखा था, वो है फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड वन।
फॉस्फेट। फॉस्फेट के अंदर क्या है स्टूडेंट? तो फॉस्फेट के अंदर हमें मिलता है इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, फॉस्फोरस है, OH ग्रुप है, इधर भी OH ग्रुप है, ठीक है। ये और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सॉरी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर OH ग्रुप दिखाई देता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर वहां पर बनता है इसका RNA के कंपोजिशन का। अब ये RNA जो बना है स्टूडेंट, तो उसी RNA के अंदर हमें पॉलीमर्स दिखाई देते हैं न्यूक्लियोटाइड के। यानी कि RNA के बारे में हम एक सेंटेंस यहाँ पर बता सकते हैं, RNA इज पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमें निकालना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल सी बात है, हमें पॉलीमर्स दिखाई देते हैं। पॉलीमर्स कौन से? देखो, सबसे फर्स्ट यहाँ पर पेंटोज शुगर रिंग बन गई, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर रिंग हमने ड्रॉ की है। इसी पेंटोज शुगर रिंग के अंदर यहाँ पर दिखता है नाइट्रोजन बेस, एंड बेस हम इसे कहेंगे। इधर के साइड पर हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग बनती है ओ फॉस्फो, जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये बन गई बॉन्डिंग। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो है फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। ये और ये है पेंटोज शुगर। तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है और इसी से बनता है RNA। अब ये RNA के बारे में इतना हो गया। उसके बाद RNA के हमें कुछ टाइप्स दिखाई देते हैं। अब RNA के टाइप्स कौन से स्टूडेंट? RNA के टाइप्स जो है वो कुछ इस तरह से देखेंगे। RNA के टाइप्स ऑफ RNA, और टाइप्स जब RNA के हम देखेंगे तो वो टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शंस के बेसिस पर। सबसे फर्स्ट वाला जो RNA है उसे हम कहेंगे mRNA। सेकंड वाला जो है वो है tRNA, और लास्ट वाला जो है वो है rRNA। तो इसी तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं RNA के, और कुछ टाइप्स मिलते हैं RNA के, mRNA, tRNA और rRNA। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट सिंपल पॉइंट से, mRNA से बारे में, और mRNA से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ RNA के अंदर सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट टाइप से, जिसे हम कहेंगे mRNA। mRNA, अब एक्चुअली mRNA क्या है? इसे हम मैसेंजर RNA कहते हैं, मैसेंजर RNA। और यही मैसेंजर RNA स्टूडेंट एक प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब इसी mRNA को सबसे फर्स्ट 1961 के अंदर बताया था जाकोब एंड मोनार्ड इन्होंने, जाकोब एंड मोनार्ड इन्होंने बताया था 1961 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, जाकोब एंड मोनार हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी उन्होंने ही बताया था, या फिर उसके बारे में आइडिया दी थी, ठीक है। अब चलते हैं mRNA के सिंथेसिस की तरफ। अभी mRNA का सिंथेसिस किस प्रकार से चलता है शुरू? जो mRNA सिंथेसिस चलेगा वो किस प्रकार से? देखो, सिंथेसिस बहुत आसान है। सिंथेसिस के अंदर हमें कुछ स्टेप्स देखना है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट हमें देखना है डीएनए स्ट्रैंड को, डीएनए स्ट्रैंड के बाद हमें देखना है डीएनए स्ट्रैंड का HNRNA स्ट्रक्चर, और HNRNA स्ट्रक्चर के बाद हमें देखना है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या है तो वो देखना है। उसके बाद हमें देखना है स्प्लाइसिंग के बाद लाइगेज का वर्क, लाइगेज का वर्क होने के बाद हमें मिलता है RNA, और जो RNA हमें मिलेगा वो सिंथेटिक रहेगा,
आरएनए ये मिलेगा हमें। अभी ये होने के बाद हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी देखो सिंथेसिस के अंदर सबसे फर्स्ट आरएनए का स्ट्रैंड हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो है ये है आरएनए का स्ट्रैंड। लेकिन आरएनए का स्ट्रैंड हमें स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है ओल्ड डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसी डीएनए के अंदर हमें कोडिंग डिकोडिंग मिलती है और कोडिंग डिकोडिंग मिलने के बाद हमें मिलता है आरएनए का स्ट्रैंड। और जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो कुछ इस तरह से, इसके अंदर हमें 2 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखेंगे कौन से स्ट्रक्चर, इसे थोड़ा हम बड़ा करके देख रहे हैं। एक ही स्टैंड है, डबल स्टैंड है ये। तो ये जो है ये एक स्ट्रक्चर डार्क है, उसके बाद फेड है, उसके बाद डार्क है, उसके बाद फेड है, फिर डार्क, फिर फेड, फिर डार्क और फिर फेड। इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिला है। जो डार्क वाला स्ट्रक्चर है इसे हम कोडिंग कहेंगे, कोडिंग। और इसी कोडिंग रीजन को एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। जो फेड है वो है नॉन कोडिंग और इसी नॉन कोडिंग को हम अनदर नाम देने वाले जिसे एंट्रॉन कहेंगे, एंटेरॉन, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर वहां पर मिले, एक्सॉन और इंटेरॉन। और जिस स्ट्रैंड के अंदर एक्सॉन और इंटेरॉन मिलता है तो वो जो स्ट्रैंड है स्टूडेंट, वो स्ट्रैंड एचएनआरएनए है, ठीक है, ये एचएनआरएनए। अब इसके बाद हमें एंजाइम की एक्टिविटी देखना है और यहाँ पर जो एंजाइम है वो है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइस करने के लिए एंजाइम देखेंगे। तो इसीलिए एंजाइम जो है वो है स्प्लाइसिंग एंजाइम, जिसे हम एंडो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसकी एक्टिविटी वहां पर हो गई। एक्टिविटी होने के बाद हमें इस तरह से अलग एक्सॉन दिखते हैं, एक्सॉन बन गया। और इधर के साइड को तो इंटेरॉन है, इसका कुछ लेना देना अभी तो नहीं है, ये इंटेरॉन, ठीक है। जितने भी एक्सॉन वहां पर मिले हैं उसी एक्सॉन के ऊपर हम अनदर एंजाइम की एक्टिविटी देखते हैं जिसे कहेंगे लाइगेज। अब ये लाइगेज एक्टिविटी वहां पर बन गई। लाइगेज एक्टिविटी होने से एक्सॉन पूरी तरह से इस तरह जॉइंट हुआ नजर आता है और ये बन गया हमारा आरएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। इसे हम सिंथेटिक कहेंगे आरएनए, ठीक है। तो इस तरह से आरएनए मिलता है। अभी क्या हुआ, अभी देखो सबसे फर्स्ट हमने जो आरएनए सिंथेसिस किया है एमआरएनए, तो उसे हम लेबल करेंगे। सबसे फर्स्ट हमने ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड लिया था, उसके बाद एचएनआरएनए मिल गया हमें। एचएनआरएनए मिल गया तो उसी के ऊपर हमें कोडिंग डिकोडिंग दिख रही है, कोडिंग नॉन कोडिंग कहेंगे उसे, एक्सॉन इंटेरॉन दिख रहा है। उसके बाद हमने एंजाइम के एक्शन वहां पर देखे वाली है। एंजाइम के एक्शन के अंदर हमें पता है थर्ड जो है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उसके बाद हमने फोर्थ वन लिखा है लाइगेज एंजाइम की एक्टिविटी। और फाइनली हमें स्टैंड मिल गया। जो स्टैंड है वो एमआरएनए का है। इस तरह से अंदर एमआरएनए का जो भी स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरह से, ये है स्ट्रक्चर हमारे एमआरएनए का। अब इसी एमआरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर है स्ट्रक्चरल जीन, लेवल हम बाद में करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम एक और पार्ट इसे ऐड करते हैं, जो लास्ट पार्ट है ये वाला, इसे कहेंगे टेल। उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट ऐड करते हैं, इसे कहेंगे कैप। ये दो स्ट्रैंड पार्ट वहां पर ऐड हो गए। अब इसे लेबल करेंगे। लेबल के अंदर देखो स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ये स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। यहाँ पर इतना जो एरिया दिखाई दे रहा है ये एरिया है स्टॉप कोडॉन का, स्टॉप कोडॉन। और यहाँ पर जो एरिया दिखाई दे रहा है वो है स्टार्टिंग कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। अब ये होने के बाद स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन हम सबको पता है AUG होते हैं, स्टॉप कोडॉन हम इनको छोड़कर कौन सा भी ले सकते हैं। अब ये जो पार्ट है ये है टेल पार्ट और ये जो पार्ट है ये है कैप। स्टूडेंट टेल पार्ट जो है
वो पॉली एडेनाइन होता है। पॉली से हम लिखेंगे यहाँ पर पॉली एडेनाइन टेन हो गया। उसके बाद जो कैप रीजन है वो मिथाइलेटेड होता है, मिथाइलेटेड क्या। तो इसी तरह से ये बन गया स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो है एमआरएनए का स्ट्रक्चर। तो इतना पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी देखो उसके बाद जो एमआरएनए है वो शॉर्ट लिव्ड है। ये बनकर एमआरएनए अब स्टेबलाइजेशन के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद आगे चलकर इसी से प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इसका वर्क कंटिन्यू होता है। तो उसके बाद देखो अनदर जो स्ट्रक्चर है वो है टीआरएनए का। जो अनदर पार्ट हम देखेंगे वो है टीआरएनए यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अभी टीआरएनए क्या है स्टूडेंट? तो टीआरएनए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं उसके। सबसे फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है टीआरएनए का, तो इसे हम सोल्यूबल आरएनए कहेंगे। सोल्यूबल आरएनए, ये सोल्यूबल आरएनए भी है, इसे हम स्मॉलेस्ट आरएनए कहेंगे। ये अनदर उसका कैरेक्टर बन गया। उसके बाद अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए इसकी हेल्प होती है, इट ट्रांसफर टू द अमाइनो एसिड। ठीक है, इसी के ऊपर हमें एंटी कोडॉन्स आर्म दिखते हैं, लूप्स दिखते हैं। लूप्स अलग अलग है, एंटी कोडॉन लूप है, उसके बाद एंटी कोडॉन के बाद साई लूप भी दिखाई देता है। साई लूप के बाद अनदर जो लूप दिखाई देता है जिसे हम टी लूप कहेंगे, टी लूप। उसके बाद डी लूप। इस तरह से अलग अलग लूप हमें वहां पर दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर निकालते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हम क्लोवर लीफ मॉडल को देखेंगे। ठीक, ये देखेंगे। अब चलो डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर किस प्रकार से है वो देखते हैं आरएनए का, सॉरी टीआरएनए का। इसी को हम क्लोवर लीफ मॉडल कहेंगे, टीआरएनए को। और क्लोवर लीफ मॉडल के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्लोवर लीफ मॉडल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें इस तरह से सिंगल स्टैंड दिखता है और इसी सिंगल स्टैंड का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर भी देखना है। ये बन गया, उसके बाद ये बन गया अनदर लूप और आर्म, ये बन गया अनदर आर्म, ये एक आर्म, ये आर्म इधर की साइड को। अब इसे कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से हमें लूप दिखाई देता है। एक लूप इधर के साइड को, एक लूप दिखाई देता है, दूसरा लूप इधर के साइड को हमें तीसरा लूप दिखाई देता है। यहाँ पर एक आर्म है, इसे हम वेरिएबल आर्म कहेंगे और यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है। ठीक है, अब इसे लेबल करेंगे। ये जो लूप हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से, तो इसे लेबल भी करेंगे। ठीक है, अब देखो लेबल करते समय हम अलग पेन यूज करते हैं। लेबल के अंदर सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पर OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल और इस साइड को हम अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड कहेंगे, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड, बाइंडिंग साइड। ठीक है, ये जो आर्म है स्टूडेंट इसे हम टी लूप कहते हैं, टी लूप। ठीक है, और इसे हम अलग भी नाम एक देने वाले जैसा कि GTPCG, GTPCG। ये क्या है हमें थोड़ी देर में बाद में पता चलने वाला है। उसके बाद इसे और एक नाम देंगे, वो है साई लूप। इसका मतलब क्या है? सूडो यूरेसिल। ठीक है, ये लूप बन गया। अब यहाँ पर जो है ये एंटीकोडॉन लूप है, एंटीकोडॉन लूप। ये वेरिएबल आर्म बन गया, वेरिएबल आर्म। और इधर का जो लूप है वो डी लूप है स्टूडेंट। इस तरह से हमें ये लूप वहां पर दिखाई देता है। इसे हम DIHU भी कहेंगे, DIHU। और DIHU यानी कि इसे डाइहाइड्रोयूरेसिल के नाम से जानते हैं, डाइहाइड्रोयूरेसिल। ये एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए।
ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।